काम अवाम की मर्जी से करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि गैर जमहूरी कुव्वतें बेसिकली अवाम दुश्मन कुव्वतें ही होती हैं। वो अवामी मफाद की बजाय चंद ग्रोह के मफाद को अपने साथ मिलाकर उन्हीं को रियासती मफाद कहती हैं, उन्हीं को कौमी मफाद कहती हैं। फिर वो दुश्मन तलाश करती हैं, इंटरनल एनिमी और एक्सटर्नल एनिमी तलाश कर लेती हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को अपना एटर्नल एनिमी डिक्लेयर करके अपना पूरा जो नैरेटिव है वो एंटी इंडिया बना दिया। और जब भी यहाँ कोई मिलिट्री डिक्टेटर इक़्तिदार पर कब्जा करता था, तो उसका सबसे पहला नारा यही होता था कि ये हिंदुस्तान जो है वो हमारे वजूद के लिए खतरा है और ये हमारे मुल्क का दुश्मन है। तो इन सारी चीजों को जब बेनजीर भुट्टो ने चैलेंज किया और एक नई मॉडर्न डेमोक्रेटिक जमहूरी रियासत बनाने के लिए उन जब स्ट्रगल शुरू की, तो उनको देखेंगे सबसे पहला हमला तो उन पर जो पहली दफा जब वो आई तो उन पर किया गया। और फिर दूसरी बार जब आई तो वो कारसाज कराची में 200-250 बंदे मार दिए थे। यानी ये एक ऐसा ब्रुटल किस्म का बेनजीर भुट्टो पर और उसकी पार्टी पर और उसकी सोच और फिक्र पर और मॉडर्न डेमोक्रेटिक मूवमेंट पर ये एक ऐसा हमला था जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए एक खौफनाक किस्म का तजर्बा था। और जब इस तरह का आप खौफनाक का हमला किसी पब्लिक पर कर सकते हैं, किसी अपने शहरियों पर कर सकते हैं या करा सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये स्टेट किस कदर जो है वो ब्रुटलिटीज कर सकती है और कहाँ तक जा सकती है। तो बेनजीर भुट्टो को हम इसलिए ये समझते हैं, जहां तक हमने बेनजीर भुट्टो को देखा, पढ़ा, सुना, उनका उनके साथ जो इंटरेक्शन किया, जाहिर है वो एक बड़ी लीडर थी। और उनको उन्होंने ना सिर्फ मुल्क के अंदर, जिस तरह आपने कहा है ना कि मुल्क के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, खास करके औरतों के हकूक के हवाले से पुलिस स्टेशन बनाए, बेनजीर इनकम प्रोग्राम शुरू किया, बेशुमार ऐसे औरतों के प्रोग्राम शुरू किए मुल्क गिर, औरतों की तालीम के लिए उनको इनकरेज किया। फिर खुद अपनी उनकी जो पॉलिटिक्स थी, अपनी जो उनकी सियासत थी, उसने ना सिर्फ मुल्क के अंदर औरतों को बड़े पैमाने पर इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से ना सिर्फ निजात दिलाने का हौसला दिया, बल्कि उनको इंस्पायर किया कि वो भी मुल्क की पॉलिटिक्स में बड़े पैमाने पर हिस्सा लें और अपने समाज के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीली को भी जो है वो तब्दीली का भी हिस्सा बने। और इस हवाले से अगर आप देखेंगे, तो मुझे ये लगता है कि सिंध के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो आज भी हम देखते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल सरगर्मी को अगर आप देखते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है वो सिंधी स्पीकिंग जो लोग हैं, उसमें औरतों की तादाद भी मर्दों से कम नहीं होती है। और काफी हद तक मैं देखता हूँ कि बेनजीर भुट्टो ने जहां पूरे पाकिस्तान और ग्लोबल सतह पर औरतों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए इंस्पायर किया, उन्होंने अंदरूनी सिंध खास करके और पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर औरतों को इस तरफ माइल किया। और मैं समझता हूँ कि बेनजीर भुट्टो वाकई जो है वो औरतों के लिए ही नहीं, बल्कि इस मुल्क के अंदर जितने भी जमहूरियत पसंद या जितने भी मजलूम कौमियतों के लोग हैं, उनको भी उन्होंने इंस्पायर किया। इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी की कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स पर जितनी चाहे तनकीद करें कर सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बाद में बहुत बड़े पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज किया और बेनजीर भुट्टो को भी मजबूर किया गया कि वो कॉम्प्रोमाइज करें। अगर वो टोटली फुली कॉम्प्रोमाइज्ड होती तो वो कत्ल ना होती। इस बात को हम अच्छे तरीके से हमें समझना चाहिए कि बेनजीर भुट्टो फिर भी वो किसी हद तक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने, वो गैर जमहूरी कुव्वतों को कमजोर करने और रियासत को मॉडर्नाइज करने और लोगों के हकूक, जमहूरी हकूक बहाल करने के लिए, इसका मतलब है कि उनकी कमिटमेंट बहुत गहरी थी। तभी ही उनको 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 असैसिनेट किया गया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि बेनजीर भुट्टो की जो बातचीत थी, उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो बड़ी डेवलप हो चुकी थी और शी वाज अ ग्रेट ऑरेटर। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को करने का ढंग जानती थी। और उनकी जो स्किल पैदा हुई थी, खास करके इंग्लिश और उर्दू में जब वो बात करती थी,
तो वो ऐसे अंदाज से बात करती थी कि सामने बैठा हुआ बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता था कि एक ऐसे अशरफिया तबके की औरत है जिसके वालिद भी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनकी बैकग्राउंड भी फ्यूडल थी, लेकिन बेशक उनके वालिद भी मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस में तालीम याफ्ता थे। और उन पर भी आप जितना मर्जी भुट्टो साहब की पॉलिटिक्स से इख्तलाफ करें, बेनज़ीर की पॉलिटिक्स से इख्तलाफ करें, लेकिन जो उन्होंने इस मुल्क और इस माशरे के अंदर जो लोगों के अंदर एक इंस्पायरेशंस पैदा की हैं, भुट्टो साहब ने खुद भी गरीब मेहनत कश तबके के अंदर जो मायूसी थी, बदतरीन किस्म का एक समाजी जबर का जो निज़ाम था, उसके ऊपर एक ऐसा खौफनाक हमला किया गो कि वो कामयाब तो नहीं हुए। इस पूरे सोशल पॉलिटिकल मॉडल को बदलने में तो कामयाब नहीं हुए। लेकिन इसके बावजूद जो भुट्टो साहब ने इस बदतरीन कदीम समाजों के जो टेंडेंसीज़ थी ना, उस पर जो इतनी ज़ोरदार चोटें लगाई, उससे पाकिस्तान के आम जो गरीब लोग थे ना, उनके अंदर भी एक के वो हौसला अफ़ज़ाई पैदा हुई। और इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो साहब की स्पीचेज़ आज भी हम पब्लिक में जो उनने स्पीचेज़ की हुई हैं, वो आज भी हम सुनते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा बंदा, ऐसी बैकग्राउंड का बंदा और ऐसी समझ और ऐसी बातें वो कैसे कर सकता है। गो के इस तरह की जो रियासतें होती हैं, वहाँ बड़ी तब्दीलियाँ तो शायद किसी इनकलाब के ज़रिए आएँ, लेकिन भुट्टो साहब ने जिस इनकलाब को लीड करना था, उसको बेशक उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने इंस्पायर भी कर दिया। इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। लेकिन आगे चलकर जब हम बेनज़ीर भुट्टो को देखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की जो पोज़ीशन थी वो इंतहा दर्जे की डिफरेंट थी। भुट्टो साहब तो एस्टेब्लिशमेंट के का हिस्सा रहे हैं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो को तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनके वालिद के कत्ल के बाद अपना दुश्मन समझती थी और बड़ी हॉस्टाइल थी। तो इन हालात में बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह हौसले और हिकमत अमली और तदब्बर से अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया और मुल्क के अंदर वापस आई और उन्होंने जिस बहादुरी का सबूत दिया, मेरे ख्याल में हम जो मर्जी बातें करते रहे, लेकिन सारी दुनिया जो है वो ऐसे लीडरों को ना सिर्फ अपने लिए इंस्पायरेशन समझती है, बल्कि ऐसे लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि बेनज़ीर जैसे लीडर और ऐसी समझ वाले लीडर बहुत ही कम पैदा होते हैं। और ये हमारे लिए या हमारे उस पूरे साउथ एशिया के खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए खुसूसी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसी लीडर जो एक बड़े ही सख्त किस्म के पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर कर वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंची जहां वो इस मुल्क को सुधार सकती थी, इस मुल्क की वो बड़ी शनाख्त बन चुकी थी और इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए उनके पास जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और खास करके जो इस पूरे साउथ एशिया के खित्ते के लिए जो उनके पास प्लान थे। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो ने वो बातें की जो उस ज़माने के बड़े लेफ्ट ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल लोग किया करते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा, बल्कि ये बात दुरुस्त भी है, ये बात बाद में तो खैर डिस्कशंस का भी बायस बनी थी पब्लिक में, कि बेनज़ीर भुट्टो ने 89 में जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आया था राजीव गांधी, यहाँ सार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, तो उसको ये तजवीज़ भी पेश की थी कि हम साउथ एशिया की कॉन्फेडरेशन बना लेते हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का विजन कितना बड़ा था और वो इस खित्ते की असल में जियोग्राफिकल अहमियत को और उस खित्ते की आपस में जो इंटरेक्शन है, जो लिंक हैं, उसकी अहमियत को कितना ज़्यादा गहराई से समझती थी। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बदबख्ती है कि ऐसी लीडर को उन कुव्वतों ने कत्ल कर दिया जो माजी की डार्क एजेस की कुव्वतें हैं, जो
پاکستان جیسے خطے کو قرون وسطیٰ کے زمانے میں یا مڈل ایجز کے زمانے میں دھکیلنا چاہتی ہیں، اور وہ ایک ایسے قبائلی اور ایسے فیوڈل سسٹم اور ایک ایسی ریاست کی وہ کلپنا کرتے ہیں جو آج کے زمانے میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نہ صرف یہاں کے کروڑوں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، بلکہ ایک ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر آپ اپنے سماج پر اور اپنے شہریوں پر جبر مسلط کرتے ہیں۔ ضیاء الحق جب آیا بھٹو کے قتل کے بعد، تو اس نے آتے ہی کو کہ اس ملک کی بنیاد ہی ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی ایک مذہبی تھیوری ہے، اور جو یہ کہتی ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ مذہب کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ ملک مذہب کے لیے نہیں بنتے، نہ مذہب کو کسی ملک کے بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ملک لوگوں کے لیے بنتے ہیں، اس کے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد ہی اپنے عوام کی فلاح و بہبود کرنا ہوتا ہے۔ مذہب تو انسان کا خدا اور کسی سپر نیچرل ہستی کے ساتھ تعلق کو کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ریاست کوئی کردار ادا کر ہی نہیں سکتی ہے۔ جب کوئی ریاست یہ کہتی ہے کہ ہم جو بھی اس ملک کے نظام ہیں یا اس ملک کا جو بھی سسٹم ہے، اس کو ہم ڈائیون پاور کے جو اصول دیے گئے ہیں، یا جو ہماری جو اوپر سے جو ہماری خدا نے ہمارے لیے کچھ اصول ضابطے دیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق چلائیں گے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی مذہب کی خدمت نہیں ہوتی، نہ ہی یہ مذہب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بلکہ یہ وہی فیوڈل دور کا نظریہ ہے جس میں بادشاہ اپنے آپ کو خدا کا سایہ کہتے تھے، اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ کہتے تھے، اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کو کہتے تھے کہ میری تابع داری اسی طرح کرو، چونکہ مجھے خدا نے بادشاہ بنایا ہے اور خدا کی طرف سے مجھے منتخب کیا گیا ہے، اور اس کی مخالفت کو خدائی مخالفت کہا جاتا تھا۔ تو یہ اصل میں بنیادی نظریہ ہے جو فالٹی نظریہ ہے، جو ہندوستان کے ٹو نیشن تھیوری کے فالٹی نظریے سے ہی اخذ کیا گیا ہے، اور ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی غلط اور فالٹی نظریہ ہے جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ نیشن سٹیٹ کی بھی نفی کرتا ہے۔